ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों नमस्कार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की जो तस्वीरें देखी चुनाव के तुरंत बाद की, वो पूरे देश ने देखी और उन्होंने किस तरह से लोकतंत्र को तार तार किया ये भी सबने देखा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो तमाम लोगों में जो निराश हो चुके थे इस व्यवस्था पर कि कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है, जो ये बातें कह रहे थे, उन सब लोगों का भरोसा एक बार फिर कोर्ट में कायम हुआ इस फैसले को देख करके और सुन के। तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो पीठ थी और उनकी और खास तौर पर सीजीआई चंद्रचूड़ जी की, सबने जम करके तारीफ की। लेकिन इस फैसले के बावजूद भी जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, बड़ा बड़ा जो मीडिया घराना है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनमें से कुछ लोग असहज नजर आए और उनमें से ही एक नाम है सुधीर चौधरी। आप जानते हैं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट एक शो चलाते हैं। तो मुझे मन में लगा कि इस फैसले पे उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरह से उसका विश्लेषण किया है, जरा इस पर भी एक नजर डालूं। तो जैसे ही मैंने उनका पूरा ये ब्लैक एंड व्हाइट सुना तो मैं खुद सन्न रह गया कि इस तरह के मौके पर भी वो किस तरह से वो सत्ता पक्ष को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या बीजेपी के पक्ष में एक सोच को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा उनकी कुछ बातों पर गौर कीजिए जो उन्होंने अपने कल जो ब्लैक एंड व्हाइट शो किया था, उस शो में किस किस तरह का उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट की तो उन्होंने जम के तारीफ की, बहुत जबरदस्त फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, इससे न्यायालय में लोगों का सम्मान बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, ये तो बातें उन्हें कही है। लेकिन साथ ही साथ इशारों में एक तरह से कहो कि सवाल उठाए कि उन्होंने इस फैसले को इतनी जल्दी कैसे सुना दिया। एक मामला 1 फरवरी को कोर्ट में आता है, 20 दिन में उसका फैसला हो जाता, ताबड़तोड़ 3-4 सुनवाई के तुरंत बाद में, और फैसला भी इस तरह का ऐतिहासिक कि पूरा देश इसकी तारीफ करे। तो सुधीर चौधरी साहब ने तारीफ तो की इसकी, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी किया कि देश में 5 करोड़ मुकदमे हैं, अगर कोर्ट में ऐसे ही फैसले ताबड़तोड़ होने लगे तो कितना अच्छा हो, राम राज आ जाएगा। इस तरह की बातें भी वो इस शो में करते हैं। आप सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। और सोचिए अगर न्याय देने की गति बाकी मामलों में भी आ जाए, बाकी के जो हमारे मामले हैं देश में, अगर उनकी न्यायिक प्रक्रिया भी इतनी ही तेज चलने लगे, अगर उनके फैसले भी ऐसे ही 19-20 दिन में, 1 महीने में आने लगे, तो वाकई हमारे देश में राम राज्य आ जाएगा। हमारे देश की अदालतों में जो 5 करोड़ मामले लंबित हैं, उनका कितने कम समय में निपटारा हो सकता है, आज आप खुद कल्पना कर सकते हैं। और यह सब कुछ इच्छा शक्ति पर आधारित। हमारे देश में एक नैरेटिव बनेगा जिससे बीजेपी को बहुत नुकसान होगा और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बहुत फायदा होगा। और अब केजरीवाल इस घटना का हर जगह पर जिक्र करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और यही कहेंगे कि बीजेपी धांधली करके बेईमानी से चुनाव जीतती है और चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज भी अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल यही बात की है। और आज आप मेरे शब्द याद रखिएगा, अब अरविंद केजरीवाल चुनाव होने तक अपनी हर रैली में, हर इंटरव्यू में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मेयर के चुनाव का ही जिक्र करते रहेंगे और बताते। इससे यह भी पता चलता है कि बैलेट पेपर से होने वाले चुनावों में धांधली कितनी आसानी से हो सकती है। और इसीलिए शायद हमारे देश में बैलेट पेपर बंद करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराने का फैसला किया गया होगा। इसलिए बैलेट पेपर वाला जो व्यवस्था है उसकी भी ये बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि उसमें कोई भी अनिल मसीह जैसा व्यक्ति आएगा, बैलेट पेपर पर कुछ लिखेगा और वोटों को अवैध घोषित कर देगा। तो सुना आपने किस तरह से, मतलब मायूसी मन से उन्होंने इस फैसले, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला था कि इस मामले को अछूता भी नहीं रह सकते थे, इस पर कुछ वीडियो न बनाए तो ये भी उन्हें गवारा नहीं था। लेकिन जब बनाया तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ तो की, लेकिन तारीफ के समय उनके लहजे में एक तकलीफ झलक रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई इतनी जल्दी कैसे हो गई। केवल 20 दिन में फैसला आ गया और फैसला भी ऐसा कि जो चुनाव थे उनको न केवल निरस्त किया, बल्कि जो हॉर्स ट्रेडिंग करके 3 जो काउंसलर बीजेपी अपने पाले में तोड़ करके लाई थी, ताकि उन्हें पता था शायद कि ये फैसला आएगा और चुनाव निरस्त हो जाएंगे और वो आसानी से अपना मेयर फिर से चुना लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उनके उन सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया और साफ कह दिया कि चुनाव परिणाम उन्हीं बैलेट पेपरों को देख करके उन्होंने किए और जो कुलदीप हैं उनको
मेयर घोषित कर दिया, यानी अब चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर है। अब जो डिप्टी मेयर और बाकी जो कमेटियां के चुनाव होंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन बीजेपी की इस मंशा पे पानी फेर दिया। और इस बात की तकलीफ सुधीर चौधरी के लहजे में नजर आ रही थी, और वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट से जैसे मानो गुहार लगा रहे हो कि जज साहब अब पूरे देश में 5 करोड़ चुनाव मामले लंबित हैं, अगर थोड़ा सा तेजी उनमें भी दिखाए तो शायद इस देश में राम राज आ जाए। नहीं, राम राज की वो बात कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी टिप्पणी समझ लीजिए या उनकी राय समझ लीजिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक तरह से सलाह दे डाली, जैसे इस तेजी से जो फैसला हुआ है उससे उनको तकलीफ हुई हो और एक थोड़ा सा मलाल रहा हो मन में, थोड़ी सुप्रीम कोर्ट के प्रति ये कह रहे हैं कि आप जरा और भी मामलों में तेजी, एक तरह से नसीहत भी दे रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। ये सब आपने सुना। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि एक बात और उन्होंने कही कि जो अनिल मसीह है, रिटर्निंग अफसर है, वो कोई चुनाव अधिकारी नहीं है, चुनाव आयोग का आदमी नहीं है, वो एक बीजेपी का कार्यकर्ता है। इसके बाद उन्होंने कुछ बातें जो रिटर्निंग अफसर था अनिल मसीह उस पर कही कि वो किसके इशारे पे काम कर रहा था। अरे भाई, जैसे आपको नहीं पता कि किसके इशारे पे काम कर रहा था। चंडीगढ़ का जो प्रशासन है वो किसके पास है? चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार के अधीन है, उसका सारा प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन है, और उसकी कमान सीधे अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के हाथों में रहती है, ये सबको मालूम है। तो जो रिटर्निंग अफसर तैनात किया गया था वो वहीं के प्रशासन द्वारा तैनात किया गया था, और लतूना उसमें यह था कि ये बात छुपाई और ये छुपाने की कोशिश की गई कि अनिल मसीह बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष था या पदाधिकारी था। लेकिन यहाँ जो हमारे तिहाड़ी रिटर्न सुधीर चौधरी जी क्या कह रहे हैं, वो चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये कोई चुनाव आयोग का कर्मचारी नहीं था कि इसका ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा जाए। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराना कितना खतरनाक है, कितना भरोसे लायक है, ये घटना इस बात को साफ करती है। शायद इन्हीं वजहों से जो ईवीएम की जो व्यवस्था की गई है वो इसीलिए की गई थी क्योंकि बैलेट पेपर पर इस तरह की संभावनाएं बनी रहती हैं, इस तरह के घपले घोटाले और दादागिरी और गुंडागर्दी की संभावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए उस व्यवस्था को ईवीएम से उन्होंने जोड़ा। अब क्योंकि सवाल ईवीएम पर उठाए जा रहे हैं, पूरे देश में लेकर के ईवीएम का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की बात कही जा रही है, तो वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बैलेट पेपर चुनाव कराने के क्या नुकसान हो सकते हैं। और इसीलिए जो ईवीएम की जो व्यवस्था है वो बहुत सही व्यवस्था है, यानी चुनाव आयोग की तो वो पैरवी कर ही रहे हैं, उस चुनाव आयोग की जिस चुनाव आयोग पर विपक्ष ये सवाल उठाता रहा है कि चुनाव जो है वो तमाम सत्ता पक्ष के फेवर में फैसले करता है। और अब जब चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त की मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति का जो मामला आया, उसमें से किस तरह से आपने देखा कि उसमें जो मुख्य न्यायाधीश की जो भूमिका थी उसको साइड कर दिया गया। पहले जो उसके चयन की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एक अहम भूमिका होती थी, उनका भी भाग होता था, जिससे उनको अलग कर दिया गया। तो जाहिर है इसके पीछे क्या मंशा रही होगी। अब चुनाव आयोग भी सत्ता पक्ष के इशारे पे काम कर रहा है। इस तरह के आरोप अगर विपक्ष लगाता है तो उसके पीछे उसके कुछ ठोस कारण भी हैं, तथ्य हैं, वो तर्क भी देता है। और यही कारण है कि इस चुनावी प्रक्रिया में जब 8 बैलेट पेपर एकदम रिजेक्ट करने की कोशिश की जाती है और सब कैमरे में दिख रहा होता है, और ये बहुत ही मतलब एक लॉजिक सवाल उठाए जाते हैं कि जो विपक्ष के जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, क्या वो इतने अनपढ़ हैं कि 8 के 8 जो सारे के सारे बैलेट पेपर थे उनके रिजेक्ट हो रहे हैं और बीजेपी के सारे सही हैं। यानी शुरू से ही उनकी जो सारी गतिविधियां थी वो संदिग्ध थी। जैसे पहले तो इस बात को छिपा करके रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति की गई कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता, जो कानूनन नहीं होना चाहिए था, उसकी पहचान छिपाई गई, उसकी लिस्ट से उसका नाम निकाला गया। और उसके बाद जब वो बन गया और जब चुनाव कराने की तैयारी कराने की बात आती है तो कभी वो बीमार पड़ जाते हैं, कभी उसके सहयोगी बीमार पड़ जाते हैं, तो यानी कि चुनाव को टालने की कोशिश करते हैं ताकि जो गैप है
4 वोटों का जो गैप है वो गैप भरा जाए और जो आराम से वो चुनाव करवाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो तरीका अपनाया गया जो सारे देश ने, जिसकी तस्वीरें देखी, आप भी देखे जरा इन तस्वीरों को कि किस तरह से वो कैमरे पे देख देख करके और उन पर्चियों पे साइन कर रहा है, जिसको देख करके सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार उनको लगाई थी। आप भी जरा तस्वीरों को देखिए। तो देखा आपने। अब यही वो पूछ रहे हैं कि अनिल मसीह ने ये किसके इशारे पे किया। अरे भाई, किसके इशारे पे किया सबको समझ में आता है। और सुधीर साहब, आप तो हर मामले की इतनी तह में जाकर के इतना विश्लेषण करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये किसके इशारे पे हो रहा है। लेकिन आपने इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। हाँ, आपको इस बात की बड़ी चिंता रही कि अनिल मसीह की इस हरकत से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र का कितना बड़ा नुकसान किया ये चिंता नहीं है। इसकी तह में नहीं गए, जो हर मामले के तह में जाकर के जिसका विश्लेषण करते हैं, इस मामले के तह में जाने की जरूरत उन्होंने नहीं उठाई कि कैसे शुरू से ही उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी, फिर उसके बाद किस तरह से पिक्चर में वो आए देखे। और ये भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि सत्ता पक्ष के तमाम लोग इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं, क्यों टीवी डिबेट में उनके प्रवक्ता नजर नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर टीवी डिबेट में अमूमन ये देखने में आया है कि वहां पर इस मुद्दे पर जब बात करनी होती है तो बीजेपी प्रवक्ता उपलब्ध नहीं होते हैं। और उन बीजेपी प्रवक्ताओं की पूर्ति या तो जो राजनीतिक विश्लेषक का चोला पहने जो बीजेपी भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, वो पूरी करते हैं, या फिर खुद जो टीवी एंकर हैं वो बीजेपी का बचाव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि मामला ये इतना बड़ा है कि उनके लिए बचाव करना भी बड़ा बचकाना लगता है, मतलब हंसी आती है जिस तरह के तर्क देते हैं, तथ्य देते हैं, उसको सुन करके किसी भी आम आदमी को हंसी आ जाए। और यही ईवीएम को जायज कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की व्यवस्था ही बिल्कुल सही व्यवस्था है। और जब इस सारे विश्लेषण के बाद उन्होंने जब अंत किया तो भी इसी सवाल के साथ अंत किया, कहा कि 2024 के चुनाव में हर सभा में अरविंद केजरीवाल घूम घूम कर इसी बात का जिक्र करेंगे। और वो कह रहे हैं कि आप मेरी बात गारंटी से लिख लीजिए और देख लीजिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हर सभा में अरविंद केजरीवाल अब यही बात कहेंगे कि देखिए किस तरह से बीजेपी उनको कैसे कैसे षड्यंत्र उनके खिलाफ रच रही है और इसका वो राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे। बीजेपी ने जो किया, जो आरोप लगा रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो खुल के लगा ही रही है, उन आरोपों की पड़ताल करने की जरूरत सुधीर साहब ने नहीं समझी। उन्हें तकलीफ तो इस बात से है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा, अरविंद केजरीवाल को फायदा होगा। तो भाई साहब, आप जितने भी विश्लेषण करते नजर आए हैं सुधीर जी, वो सारे विश्लेषण आप सत्ता पक्ष में माहौल बने उसी को ध्यान में रख के करते हैं। तो इतने बड़े मुद्दे पर, इतनी बड़ी बेशर्मी पर, इतनी बड़ी दादागिरी पर, इसमें भी आपने न केवल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तारीफ तो की, लेकिन उस पर सवाल भी उठाए। और आपको तकलीफ ये भी हुई कि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल क्यों उठाए, आपको तकलीफ ये भी हुई कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल क्यों कर लें, क्यों बीजेपी को नुकसान हो। तो तमाम तरह की तकलीफें आपको हो रही हैं। तो जरा अपने आप एक बार आईना देखिए और अपने आप का भी एक बार विश्लेषण कीजिए। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।